Dear students, welcome to the next lesson of chapter 9 Applications of Trigonometry. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ए बी जो है ये टावर है, ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सी। इस पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इस पॉइंट पे खड़े होके अगर कोई इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखता है तो वो एंगल है 60 डिग्री। और सेम इसी पॉइंट से अगर इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखता है तो वो एंगल है 45 डिग्री। अब ये टावर जो है, ये टावर है ए से डी तक, और ये टावर लगा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर, टॉप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। डी बी ये बिल्डिंग है, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पे डी पॉइंट है, उस बिल्डिंग की छत, और बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। तो बिल्डिंग और टावर दोनों मिला के हो गया ए डी प्लस डी बी, और केवल टावर की हाइट है ए डी। तो यहाँ से खड़े होकर जब बॉटम को देखेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे अपनी गर्दन को या अपनी आंखों को ऊपर की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा, और टॉप वाले पॉइंट को देखना है इस टावर के तो 60 डिग्री पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमको टावर की हाइट फाइंड करना है, मीन्स हमको ये फाइंड करना है ए डी। ए डी का मतलब ए बी माइनस डी बी। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ए बी फाइंड कर लूँ और एक बार में डी बी फाइंड कर लूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग या टावर ये सब वर्टिकली अपवर्ड माने जाते हैं, मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल ये एज्यूम किया जाता है कि 90 डिग्री। ये ग्राउंड है मीन्स ज़मीन, ये बिल्डिंग हो गई। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बी डी की वैल्यू 20 वो लिख लिया। एंगल डी सी बी, सी पॉइंट पे जो यहाँ से एंगल बनेगा इसकी वैल्यू 45 डिग्री, और एंगल ए सी बी ये बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमको दो राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहे हैं। एक तो है डी सी बी, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें बी पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल है ए सी बी, इसमें भी बी पे राइट एंगल बन रहा है। तो दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है और दोनों का बेस सेम है बी सी। इसका परपेंडिकुलर 20 है, यह हाइपोटेनियस है डी सी। इसका जो परपेंडिकुलर है बड़े वाले ट्रेंगल का वो है 20 प्लस ए डी, बिल्डिंग प्लस टावर। तो ऑब्वियसली बेस सेम है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी हो गई तो हाइपोटेनियस भी बड़ा हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये ए डी मीन्स परपेंडिकुलर। पहले फाइंड करना है ए बी। इस एंगल के हिसाब से देखेंगे जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है कि दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। हमको गिवन तो हाइपोटेनियस भी नहीं है, अवेलेबल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस 20 के अलावा ये तीन ही चीज़ें अवेलेबल हैं, 20, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो जो कंसेप्ट हमें यूज़ करना है वो ये है कि ये जो बेस है सी बी ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल डी सी बी tan 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी बी अपॉन सी बी ये लिख लिया। यहाँ से मैं सी बी को
LHS में लेके जाऊंगा 1045 नीचे आ जाएगा। ये हम तब करते हैं जब ये वैल्यू इंटीजर में होती है। 1045 की वैल्यू पता है 1 है, तो CB इक्वल टू DB अपॉन 1045। नेक्स्ट स्टेप में दोनों की वैल्यू पुट कर दी। DB दिया है 20, पुट कर दिया। 1045 1 होता है, वो पुट कर दिया 20 अपॉन 120। तो ये बेस पता चल गया। हमें एक साइड पता है तो साइन कॉस या टेन यूज़ करके दूसरी साइड पता चल जाएगी उस रेशो में जो भी दो क्वांटिटीज आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस होता है। ये रेशो 1 है, P और B का रेशो 1 है। रेशो 1 का मतलब दोनों वैल्यू सेम। तो अगर DB 20 दिया है तो BC भी 20 आएगा। ये हमको पता चल चुका है अब कि ये 20 है। अब यही इक्वेशन, यही टेन थीटा का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल ACB के लिए यहाँ पर बनेगा 1060 इज इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर AB हो गया, AB और बेस हो गया CB सेम। तो 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB। AB अभी पता नहीं है। AB का मतलब AD प्लस DB, लेकिन अब की बार BC पता है। पहले BC अननोन था, DB पता नोन था, तो BC फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बड़े वाले ट्रायंगल में अब बेस अवेलेबल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। परपेंडिकुलर अननोन है, √3 इक्वल टू AB अपॉन 20 इंटू √3। 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB की वैल्यू आ गई 20 √3। ये 20 है, BC भी 20 आया, और AB जो है ये पूरा ये आ गया 20 √3। अब ये 20 मीटर में दिया था, इसलिए ये भी मीटर में आएगा। BC भी 20 मीटर में आएगा, और जो AB फाइंड किया है 20 √3 ये भी मीटर में आएगा। अब हमको डायग्राम के हिसाब से टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। AD इज इक्वल टू AB माइनस DB। मैं AB में से BD को माइनस कर दूंगा तो AD आ जाएगा, जो कि टावर की हाइट है, और वही क्वेश्चन में फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू 20 √3 माइनस DB की वैल्यू 20, दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1। कुछ क्वेश्चंस में √3 की वैल्यू गिवन रहती है। वो गिवन अगर है डेसिमल में 1.73 होती है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो पुट करके आप पूरा फाइंड करोगे आंसर डेसिमल में। और जब नहीं दिया है तो हम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये होगी AD की वैल्यू, मीन्स ट्रांसमिशन टावर की हाइट, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन है। बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग की जगह वर्ड यूज़ किया है पेडेस्टल, और ट्रांसमिशन टावर की जगह वर्ड यूज़ किया है स्टेचू। एक स्टेचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर लगी है। हमारे डायग्राम के हिसाब से AD ये स्टेचू है, और D से B तक ये है पेडेस्टल। इस डायग्राम में DB की वैल्यू ज़्यादा इसलिए दिखाई है क्योंकि स्टेचू की हाइट दी है 1.6, सिर्फ 1.6 मीटर। from a point on the ground, the angle of elevation of top of statue is 60 डिग्री। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट C, सेम वैल्यूज है 60 डिग्री। इस स्टेचू के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किए थे कि टावर का टॉप और बॉटम। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है कि एक बार बोला है कि स्टेचू का टॉप, एक बार बोला है पेडेस्टल का टॉप। तो पेडेस्टल का जो टॉप है वहीं पर इस स्टेचू का बॉटम होगा। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है कि दोनों क्वेश्चन में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है।
पेडेस्टल का टॉप डी पॉइंट, इसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन फिर से वही है, सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर नीचे का पोर्शन जो बिल्डिंग की हाइट थी 20 वो दे दी थी, और ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा अलग जो डेटा गिवन है उसमें स्टेचू की हाइट दे दी 1.6। अब ये जिस पेडेस्टल पे है उसकी हाइट फाइंड करना है। एडी डायग्राम के हिसाब से पिछली बार हमने डी बी इक्वल टू 20 लिखा था, इस क्वेश्चन में लिखेंगे एडी इक्वल टू 1.6, एंगल डी सी बी 45 और एंगल ए सी बी 60। ये डेटा सेम है गिवन और टू फाइंड, ये दो चीज़ें इंटरचेंज हो गई हैं। इस बार बी डी फाइंड करना है, मीन्स पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है। तो ये इक्वेशंस तो सेम टू सेम बनेंगी। इन ट्रायंगल डी सी बी 1045 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डी बी अपॉन बी सी। यहाँ तक सॉल्यूशन सेम है। 1045 में ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, तो सी बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन 1045। ये पता चल गया है कि सी बी और डी बी इक्वल है। डिफरेंस इतना है कि पिछली बार डी बी पता था 20 है तो सी बी भी 20 हो गया था। अभी हमको सिर्फ इतना पता है कि जो बी सी की वैल्यू है वही बी डी की वैल्यू आने वाली है, जो हमको फाइंड करना है। कंसेप्ट सेम है कि बी सी बेस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो एक बार इक्वेशन मिल गई सी बी इक्वल टू डी बी। आगे का पोर्शन भी सेम है। इन ट्रायंगल ए सी बी 60 डिग्री का एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में बन रहा है। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा है ए बी और बेस बी सी, तो 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये भी सेम है। अब सी बी को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 1060 को लेके आएंगे नीचे। पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले 1060 की वैल्यू पुट करती थी √3, तो ये दोनों क्वेश्चन में इसीलिए अलग अलग किया है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जब ये फ्रैक्शन में नहीं हो, √3/2 ऐसे वैल्यू नहीं हो, तो ईजिली हम दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो पहले इसको ट्रांसपोज कर दें या पहले इसकी वैल्यू पुट कर दें फिर वैल्यू पुट करने का ट्रांसपोज करें। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का प्रोसेस अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पर ही मुझे मिल गया सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1060 ए बी अपॉन √3। अब ए बी को हम ए डी प्लस डी बी लिखेंगे। हमारे डायग्राम के हिसाब से ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ए डी गिवन है 1.6, सी बी और डी बी इक्वल आ चुके हैं, और अब इस ए बी को भी हम ए डी और डी बी के सम के फॉर्म में लिख देंगे ए डी प्लस डी बी अपॉन √3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक है सी बी इक्वल टू डी बी, एक है सी बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी अपॉन √3। पहले वाले ट्रायंगल से सी बी और डी बी इक्वल मिले, दूसरे वाले ट्रायंगल से सी बी मिला। तो कंसेप्ट यही है कि सी बी दोनों ट्रायंगल के लिए बेस सेम है, तो एक ट्रायंगल के हिसाब से सी बी की वैल्यू इसके इक्वल आती है डी बी के इक्वल, दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से सी बी की वैल्यू ए डी प्लस डी बी अपॉन √3 आती है। तो दोनों इक्वेशंस के LHS सेम हैं तो RHS भी सेम होंगे। यहाँ से मैं √3 को अगर इधर लेके जाता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा √3 सी बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में सी बी की जगह डी बी पुट कर देंगे। इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। अभी तक सी बी भी अननोन है, डी बी भी अननोन है, सिर्फ ए डी ही इस क्वेश्चन में नोन है। ए डी की वैल्यू 1.6 दी हुई है। हम इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हम एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। अब इस इक्वेशन में आ गया √3 डी बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। इस इक्वेशन में डी बी हमको फाइंड करना है और ए डी अवेलेबल है।
√3 dB इज इक्वल टू AD प्लस DB। ये dB भी LHS में चला जाएगा, √3 dB माइनस DB, प्लस से माइनस हो जाएगा, RHS में बचा AD। अब इसके आगे जो हमारा मैथमेटिक्स का प्रोसेस होता है उस तरह से सॉल्व करते चले जाएँ, दोनों में से dB आ जाएगा कॉमन। यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू AD। dB की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 dB इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू AD। dB इज इक्वल टू AD अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। ये √3 माइनस 1 ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब AD की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक हम जब तक सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक AD लिख के सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व हो सकता, BD क्वेश्चन में फाइंड करना था। BD की वैल्यू आ गई AD अपॉन √3 माइनस 1। अब AD की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक आंसर सही है। 1.6 इंटू √3 माइनस 1 यहाँ पर भी आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को रैशनल, अब ये इरेशनल है, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल और ये 1 है रैशनल। इरेशनल और रैशनल के बीच में अगर माइनस का साइन है तो ये पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। हमारी जो प्रोसेस थी कि हम साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं √3 माइनस 1 की जगह √3 प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस का साइन है, 3 माइनस 1 होता है 2। तुम यहाँ तक पहुँच गए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब 2 से 1.6 को डिवाइड किया जा सकता है, ये आ जाएगा 0.8। 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। बस अब इससे ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि 0.8 का √3 में मल्टीप्लाई करूँ, 0.8 को 1 में मल्टीप्लाई, से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, आगे लिखना है मीटर। ये हो गई हमारी dB की वैल्यू, जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से थी पेडेस्टल की हाइट। और यही क्वेश्चन में था फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिस्ट आउट किया था डाटा, वहाँ पर हमने BD के आगे क्वेश्चन मार्क बनाया भी था कि ये फाइंड करना है। तो ये प्रोसेस है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. इसमें एक बिल्डिंग है और एक टावर है। जनरली टावर की हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के टॉप से टावर के बॉटम में, टावर के फुट के पास खड़े होके अगर किसी बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पे आपकी आँखों को 30 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ टिल्ट करना पड़ता है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखना है तो एंगल बनता है 60 डिग्री। इस डाटा से 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस डाटा से समझ में आ रहा है कि टावर की हाइट ज़्यादा है। आप यहाँ खड़े होकर इधर देखोगे तो सिर्फ 30 डिग्री देखना पड़ेगा। तो जो चीज़ ज़्यादा हाइट पे होगी वहाँ देखने के लिए आपको ऑब्वियसली ज़्यादा एंगल से ऊपर देखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमको ये फाइंड करना है CD। और दिया क्या है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दी है, बिल्डिंग की हाइट पूछी है और दो एंगल दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है। AB टावर की हाइट 50 दी है, वो लिख दिया।
एंगल डी बी सी, हमने जो नोमेनक्लेचर किया उसके हिसाब से हमने टावर को नाम दिया ए बी, बिल्डिंग को नाम दिया है सी डी। तो ये ए बी सी डी ऐसा हमारा एक डायग्राम बन रहा है। इसके हिसाब से डी बी सी ये एंगल है 30 डिग्री और एंगल ए सी बी ये एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन में था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स सी डी, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसके आगे बना दिया क्वेश्चन मार्क। अब फिर से जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर में आएगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, फिर से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कॉमन है। यहाँ पे भी दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक का नाम ए बी सी, एक का नाम डी बी सी, दोनों में बी सी कॉमन आएगा, जो कि इस एंगल के हिसाब से और इस एंगल के हिसाब से भी, इन दोनों एंगल के हिसाब से ये बेस हुआ। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर। तो जब भी पी और बी की बात रहती है हम टेन थीटा यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किया इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन 60 इज इक्वल टू पी की वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, टेन 60 पुट कर दिया, √3 ए बी भी दिया था 50 वही पुट कर दिया अपॉन बी सी। परपेंडिकुलर बेस में से परपेंडिकुलर अवेलेबल था, बेस की वैल्यू आ गई, बी सी एल एच एस में जाएगा न्यूमरेटर में, √3 आर एच एस में आएगा डिनोमिनेटर में, तो बी सी हो गया 50/√3 मीटर। अब ये दूसरे वाले ट्रायंगल में आपके पास बेस अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। एक ट्रायंगल में पी अवेलेबल है, वहाँ से बेस निकाल लो, और दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस वही यूज़ हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर निकाल लो। अब इन ट्रायंगल डी बी सी, दूसरे ट्रायंगल के लिए एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इसका परपेंडिकुलर सिर्फ सी डी है, जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन 30 इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। अब मुझे सी डी फाइंड करना है, तो बी सी को मैं उधर ले आके मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन मिल जाएगी मुझे बी सी इंटू 1030 इक्वल टू सी डी। अब यहाँ तक आने के बाद ये वैल्यूज पुट कर दो, बी सी की वैल्यू है हम फाइंड कर चुके हैं 50/√3, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये भी पता है, पुट कर दिया, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करके आ जाता है 3, 50 इंटू 1 होता है 50, तो 50/3 इक्वल टू सी डी। तो मुझे सी डी की वैल्यू पता चल गई 50/3। आप यहाँ तक भी आंसर को ख़त्म कर सकते हो। मैं इसको 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 16 2/3, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 16 2/3 मीटर लिखते हैं तो और अच्छा है, हालांकि ये भी करेक्ट आंसर है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, सब सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आंसर मेंशन कर देंगे जो कि पूछा गया था, मैं आंसर में लिख दूंगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर और 50/3 मीटर। तो इस लेसन में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आगे के क्वेश्चन हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।